हॉस्पिटल में शेंग टियन चू और हेंग से कहता है, हमें इन चीजों पर अटेंशन देना होगा। अगर कुछ भी हो तो मुझे कॉल कर देना। दोनों मिलजुल कर रहना और झगड़ा मत करना। ये कहकर शेंग वहाँ से चला जाता है। वो दोनों सुबह से लेकर शाम तक अकेले रहते हैं, लेकिन आपस में कोई बात नहीं करते। टियन चू को ये माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो गुस्से में सोच रहा होता है, ड्रेसिंग चेंज करने के लिए नर्स कब आएगी। तभी उसका कॉल बजने लगता है। वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शेंग ने उसे कॉल किया होगा। वो हंसते हुए कॉल उठाने ही वाला था, लेकिन देखता है कि डायरेक्टर यान ने उसे कॉल किया है, इसलिए वो हैरान हो जाता है। तभी टियन हेंग उससे फोन छीन लेता है और कॉल रिसीव कर लेता है। डायरेक्टर यान कहता है, टियन चू, नेक्स्ट वीक हम लोग एक इंटरनल बोर्ड मीटिंग रखने वाले हैं। वहाँ पर हम डिमांड करेंगे कि वे ग्रुप मिसेस ली सिन के शेयर से हमें 30% दे दें। तभी कॉल के दूसरी ओर से शट अप सुनाई देता है। सीन शिफ्ट होता है टियन ब्रदर्स के ऊपर। टियन हेंग कॉल कट कर देता है। फिर टियन चू से कहता है, मैं कितना बेवकूफ था जो सोच रहा था कि तुम्हें बचाया जा सकता था। फिर वो टियन चू का गला दबाते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम किसके साथ काम कर रहे हो? ली फैमिली ने तुमसे क्या प्रॉमिस किया है? क्या तुम्हें पता है सालों पहले जब उनके पास पावर थी तब उन्होंने कितने लोगों को जान से मार दिया था? फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, अगर वो लोग न होते तो मॉम कभी भी ऐसा नहीं करती। ये सुनकर टियन चू पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है, तो क्या हुआ? 18 साल गुजर चुके हैं पर वो मुझे देखने कभी नहीं आई। मुझे तो उस औरत का चेहरा भी याद नहीं है। तुम क्यों सोचते हो कि मुझे उसके लाइफ या डेथ में इंटरेस्ट है? अनलाइक यू, तुम्हारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम सबकी एक्सपेक्टेशंस को कैरी कर रहे हो, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस वो पर्सन चाहिए जिसने मुझे घर दिया है। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर वो आगे कहता है, इतना कुछ दांव पर लगा है, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। तभी टियन हेंग पूछता है, तुम उसे खुशी नहीं दे सकते? ये सुनकर टियन चू हैरान हो जाता है और कहता है, मैं उसे नहीं दे सकता तो क्या तुम उसे दे सकते हो? टियन हेंग कहता है, मैं नहीं दे सकता, पर मुझे पता है ये सब बहुत दर्दनाक हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं टियन हेंग कार में बैठा होता है। असिस्टेंट पूछता है, क्या आप पहले अपने कपड़े बदलना चाहेंगे? टियन हेंग कहता है, नहीं, सबसे पहले कंपनी वापस चलो। अब वो सोच रहा होता है कि जब वो बेहोश हुआ था तब शेंग बहुत परेशान हो गया था। उसे लगने लगता है कि शेंग जानबूझकर उसका सपोर्ट कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है ऑफिस के ऊपर। शेंग बुक शेल्फ में कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक बुक के पीछे एक लॉकर मिलता है। उस लॉकर को खोलने के लिए उसे पासवर्ड चाहिए होता है। वो अपने मन से कुछ नंबर्स ट्राई करता है पर लॉकर नहीं खुलता। फिर वो सोचने लगता है ये पासवर्ड क्या हो सकता है और 0722 टाइप करता है और लॉकर खुल जाता है। ये देखकर वो ब्लश करने लगता है। लॉकर के अंदर उसे कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं जिनमें उन लोगों के बारे में लिखा होता है जो ड्रग्स के साइड इफेक्ट से गुजर गए थे। डायरेक्टर ने कहा था कि सिर्फ 3 लोगों की जान गई थी, पर शेंग को पता चलता है कि टोटल 27 लोगों की जान गई थी। एनिमल एक्सपेरिमेंट के दौरान भी बहुत सारे एनिमल्स मर गए थे। ये सब जानने के बाद वो परेशान होकर सोचने लगता है कि उन्होंने इस ड्रग को मार्केट में सेल करने की अनुमति कैसे दी। 15 साल पहले वे होंगजे कहाँ था, उसे भी इसका कुछ याद नहीं था। तभी फोन में वॉइस मैसेज आता है कि प्रेसिडेंट वे कंपनी के दरवाजे के सामने है। ये सुनकर शेंग परेशान हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है वी के ऊपर। एक कर्मचारी उससे कहती है, क्या हम बात कर सकते हैं? जिस पर टियन हेंग कहता है, हम बाद में बात करेंगे। ये कहकर वो लिफ्ट की ओर बढ़ जाता है। इधर शेंग सब कुछ वापस लॉकर में डाल रहा होता है और जल्दी से सारे बुक्स अपनी जगह पर रख देता है। उधर टियन हेंग अपने चेम्बर के पास पहुंचता है और एक एम्प्लॉई से पूछता है, क्या शेंग अंदर है? एम्प्लॉई कहती है, सेक्रेटरी शेंग ने कहा कि आज आप छुट्टी पर हैं, इसलिए हमने उन्हें इंटरप्ट नहीं किया। ये सुनकर टियन हेंग जल्दी से अंदर जाने लगता है। उधर शेंग का पैर एक बुक से टकरा जाता है जिससे एक की रिंग बाहर गिर जाता है। तभी टियन हेंग रूम के अंदर एंटर करता है। वो देखता है कि शेंग एक बुक पढ़ रहा होता है। शेंग उससे पूछता है, तुम यहाँ पर, तुम इतनी जल्दी कैसे डिस्चार्ज हो गए? टियन हेंग कहता है, डॉक्टर ने कहा कि मुझे सीरियस चोट नहीं लगी है। ये सुनकर शेंग वहाँ से जाते हुए कहता है, ये तो अच्छी बात है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन तभी टियन हेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, तुम्हारे हाथ में क्या है? शेंग उसे की रिंग दिखाते हुए कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था कि तुम इसके बारे में इतना केयर करते हो। जब मैं यहाँ अपना काम कर रहा था तब मुझे ये मिला। मुझे लगा कि इसे देखकर तुम्हें एम्बैरेसमेंट महसूस होगी, इसलिए मैं इसे छिपा रहा था। उस की रिंग को देखकर टियन हेंग सच में एम्बैरेस्ड महसूस करता है। शेंग उससे पूछता है, क्या तुम्हें ये चाहिए? मैं तुम्हें इससे भी अच्छी चीज दे सकता हूँ। लेकिन टियन हेंग की रिंग उससे छीन लेता है और कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उस की रिंग को देखते हुए टियन हेंग सोच रहा था, ये मुझे याद दिलाता है कि तब मैं कितना वीक और छोटा था। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक
फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये तब की बात है जब बचपन में टियान हेंग बीच पर घूमने गया था। तब शेंग ने उसे वो की रिंग दी थी जिसे देखकर वो कहता है, ये बहुत बचकाना है, ये मेरे स्वभाव से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। ये सुनकर उसका पिता वे होंगजे उसे डांटते हुए कहता है, तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। ये सुनकर टियान हेंग ब्लश करते हुए धीरे से थैंक यू कह देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टियान हेंग अकेले ही बीच पर खेल रहा था। उसे देखकर शेंग कहता है, क्या उसे अकेला छोड़ना सही है? वे होंगजे कहता है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम जितना सोच रहे हो वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसे ऑलरेडी अपनी मॉम के बारे में पता है। ये सुनकर शेंग हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या? वे होंगजे हंसते हुए कहता है, उसने ये खुद ही फिगर आउट कर लिया। ये ऑसम है ना? कभी कभी मुझे गलतफहमी हो जाती है मानो वो मेरा बेटा हो। इधर हमें टियान हेंग को दिखाया जाता है जो की रिंग को देखकर खुश हो रहा था। तभी अचानक एक पंछी उसकी रिंग को उससे छीन लेता है। टियान हेंग चिल्लाता है, मुझे वो वापस करो। वो पंछी की रिंग को एक ऊंची चट्टान पर फेंक देता है। उसकी रिंग को लेने के लिए टियान हेंग चट्टान पर चढ़ने लगता है। उसे वो की रिंग मिल जाती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे समुंदर में गिर जाता है। इधर शेंग पूछता है, क्या टियान हेंग अभी तक वापस नहीं आया? जिस पर वी होंगजे कहता है, लगता है वो खेलने के लिए आगे चला गया है। ये सुनकर शेंग बाहर निकलते हुए कहता है, मैं बाहर जाकर उसे देखता हूँ। उधर हमें टियान हेंग को दिखाया जाता है जो समुंदर की गहराई में डूब रहा था। वो अभी भी होश में था और सोच रहा था, ये कितना पेनफुल है, कोई मुझे बचाओ। तभी वो अपने सामने शेंग को आते हुए देखता है। शेंग उसे पानी से बाहर ले आता है। टियान हेंग ठीक था, लेकिन लगातार खांस रहा था। वहाँ तेज बिजली और बारिश हो रही थी। टियान हेंग डरते हुए कहता है, मुझे डर लग रहा है। शेंग उसे समझाता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो अपनी आंखें बंद कर लो। जब मैं कहूँगा तब उन्हें खोलना, तब तक हम लोग किनारे पर होंगे। टियान हेंग ओके कहकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि टियान हेंग किनारे पहुंच चुका था। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो सोचने लगता है, शेंग कहाँ है? थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि शेंग एम्बुलेंस के अंदर बेहोशी की हालत में था। टियान हेंग रोते हुए उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक पर्सन उसे जाने नहीं देता। वे होंगजे एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल चला जाता है। टियान हेंग को रोका गया था, लेकिन वो उस पर्सन को काट लेता है और एम्बुलेंस के पीछे भागने लगता है, लेकिन जमीन पर पड़े एक पत्थर की वजह से वो गिर जाता है। ये पहली बार था जब उसे एहसास हुआ कि उसकी वीकनेस की वजह से जिस पर्सन को वो पसंद करता है उसे इतनी बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ी। ट्रीटमेंट के बाद शेंग ठीक हो गया था, लेकिन टियान हेंग को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। इस इंसिडेंट की वजह से वो शेंग से दूरी बनाने लगा, यहाँ तक कि वो उसे हग भी नहीं कर पाता था। वो बस उसकी सेफ्टी के लिए प्रे कर सकता था। टियान हेंग को बस यही चाहिए था। ये सब सोचते सोचते टियान हेंग प्रेजेंट में खो जाता है। शेंग उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? टियान हेंग सोच रहा होता है, मैं उसे इस बैटलफील्ड में घसीटना नहीं चाहता। इसीलिए वो शेंग से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक काम करो, अगले साल ओवरसीज मार्केट हमारी कंपनी के लिए प्रॉफिट का बड़ा सोर्स बन सकती है। तुम्हें तो पता ही है यहाँ स्टाफ की कमी है। शेंग पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? टियान हेंग कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम ओवरसीज का पोजीशन संभालो और 2 साल तक वापस मत आना।